अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। SVL स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर कोई फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ की हम बातें कर रहे थे। मार्केटिंग हम कवर कर चुके, क्या क्या उसके अंदर होता है। IT की हम बातें कर चुके। अब मूव होते हैं हमारी तीसरी फंक्शनल स्ट्रैटेजी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट HR, जिसका काम क्या है, ह्यूमन रिसोर्सिस को मैनेज करना। हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस देखी जाए तो कहते हैं जी इसकी इंपॉर्टेंस है यस स्ट्रेटजिक प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटजिक प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्ट्रेटजिक प्लानिंग में हमने देखा था क्या आता है, स्ट्रेटजिक एनालिसिस, स्ट्रेटजिक एनालिसिस, स्ट्रेटजिक चॉइस एंड स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजिक एनालिसिस, स्ट्रेटजिक चॉइस एंड स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन। तो स्ट्रेटजिक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से HRM की ह्यूमन रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस है कि जब हम इंटरनल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को हम देख रहे होते हैं, जो वीकनेसेस है वो हाईलाइट कर रहे होते हैं। चॉइस में इंपॉर्टेंस है कि हम वो स्ट्रैटेजी चूज कर रहे होते हैं जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के कंपैटिबल होती है, ये इनको इम्प्रूव करने वाली होती है। और इम्प्लीमेंटेशन में भी जब हम स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज की हम रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेन कर रहे होते हैं, तो यस HRM इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजिक प्लानिंग, एनालिसिस, चॉइस और इम्प्लीमेंटेशन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के कुछ गोल्स होते हैं किसके, HR डिपार्टमेंट के। और वो क्या गोल्स हैं, कोई 4 C's गोल्स हैं। क्या है वो 4 C's? कंपिटेंस, cost effectiveness, commitment and congruence। HRM का, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का गोल है क्या? कंपिटेंस मीन स्किल जो है वो डेवलप करना, नॉलेज जो है वो इन्हांस करना थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू CPD किसका, एम्प्लॉयज़ का। गोल होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस मीन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना ताकि एफिशिएंसी जो है वो अचीव की जा सके। गोल है कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब क्या है, लॉयल बनाना या मोटिवेट करना, सेटिस्फाई करना रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज। और गोल क्या है, कंग्रुएंस, कंग्रुएंस का मतलब क्या है, रिलेशनशिप मीन अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट करना बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। कैसे, उनके साथ डिस्कस करते हुए म्यूचुअल रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश करना कि वो म्यूचुअल रिलेशन होंगे जिससे प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी। तो 4 गोल्स हैं, कंपिटेंस अचीव करना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कमिटमेंट मीन मोटिवेशन, लॉयल्टी और कंग्रुएंस मीन गुड रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। एक और टॉपिक कवर करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर ही, जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन जिसका कुछ पर्पस है, जो डिफाइन करते वक्त कुछ फैक्टर्स भी कंसीडर करने हैं और इसके कुछ अप्रोचेस भी हैं। पर्पस क्या है जॉब डिज़ाइन का? जॉब डिज़ाइन है क्या? बेसिकली एम्प्लॉय का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफाइन करना, इसे क्या नाम दिया जाएगा, जॉब डिज़ाइन का। एम्प्लॉय का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना क्या है, जॉब डिज़ाइन। और अल्टीमेटली जब जॉब डिज़ाइन है मीन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन है, तो इससे क्या आएगा, हाई मोटिवेशन, क्या कहना, सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय। क्यों? क्लियर होगा कि भाई ये मेरा रोल है, ये मैंने ही करना है, तो इसे क्या आएगा, मोटिवेशन हाई होगी, सेटिस्फैक्शन हाई होगी। और जब हर बंदे का आपने जॉब रोल डिफाइन किया हुआ है तो इसे क्या होगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। वो कहते हैं जॉब डिज़ाइन करते वक्त कुछ फैक्टर्स को भी कंसीडर करना है। क्या फैक्टर्स कंसीडर करने हैं आपने? इंडिविजुअल या पर्सनल फैक्टर्स जो है वो कंसीडर करने हैं, पर्सनल या इंडिविजुअल फैक्टर्स आपने कंसीडर करने हैं। जॉब डिज़ाइन करते वक्त आपने सोशल फैक्टर्स कंसीडर करने हैं,
आपने कल्चरल फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, आपने ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कंसीडर करने हैं और आपने कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। पर्सनल या इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या है, उस बंदे की कंपीटेंस, उस बंदे की क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस देखना है कि ये काम हम जो इसे देने जा रहे हैं ये करने के काबिल है या नहीं है। किसी को मैनेजर बनाने जा रहे हैं तो देखना है इसकी पर्सनालिटी, इसका टेम्परामेंट मैनेजर्स वाला, दूसरों को साथ लेके चलने वाला है या नहीं है। सोशल फैक्टर कंसीडर करना है, मीनिंग किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, आइदर ये ग्रुप में काम करने वाला है या नहीं है। कल्चरल फैक्टर कंसीडर करने, इसकी वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स क्या हैं, और अगर हम किसी दूसरे ग्रुप में इसे कोई जॉब रोल देने जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर भी कंसीडर करने कि एक बंदे को हम कोई काम देने जा रहे हैं तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर या सिस्टम, प्रोसेसेस इसके लिए सपोर्टिव हैं या नहीं है। एफिशिएंसी अचीव करनी तो क्या हमारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड IT बेस्ड है या नहीं है, रूल्स रेगुलेशन वैसी हैं या नहीं है। और हमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी कंसीडर करने हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, एक बंदे को सपोज हमने कहा कि भाई तूने क्या करना है, सेल डबल करनी है, टारगेट दे दिया, लेकिन इकॉनमी में रिसेशन चल रहा है, गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट के लॉ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट कर दिए हैं या टैक्स इंक्रीज कर दिया, ये सोसाइटी उस प्रोडक्ट की रही नहीं, या कंपैक्टर उससे अच्छी प्रोडक्ट सेल कर रहा है या सब्सटीट्यूट उससे अच्छे अवेलेबल हैं। तो ये क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर, मीन पेस्टल 5 फोर्सेस फैक्टर भी देखने हैं। वो कहते हैं जॉब डिज़ाइन की कुछ 4 अप्रोचेज हैं। जॉब डिज़ाइन की कुछ 4 अप्रोचेज हैं। क्या अप्रोचेज हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट एक अप्रोच है, एक जापानीज मैनेजमेंट अप्रोच है, एक जॉब एनरिचमेंट अप्रोच है, और एक अप्रोच है BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच क्या कहती है कि आप क्या करो, जॉब डिज़ाइन करते वक्त चलो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, मीन एक बंदे को एक ही काम पे लगा दो ताकि वो एक ही काम बार बार रिपीट करेगा, तो इससे अचीव होगी क्या, एफिशिएंसी। और आप साथ एक बंदा एक ही काम बार बार रिपीट कर रहा है तो इससे अचीव होगी स्पेशलाइजेशन भी। मीन टीम बेस पे नहीं, आपको किस पे चलना है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। एक बंदे का काम रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स वन टास्क ही होना चाहिए। क्यों, एक ही काम बार बार रिपीट करेगा तो इससे एफिशिएंसी भी अचीव होगी और अल्टीमेटली उसमें वो स्पेशलाइज भी हो जाएगा। मीन क्या होना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए। मीन काम को लोगों में डिवाइड करके उसके बाद एक बंदे को एक ही काम पे लगाना है। जबकि जापानीज मैनेजमेंट क्या कहती है, नहीं भाई, टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, टीम अप्रोच होनी चाहिए, इंडिविजुअल नहीं। और डिसीजन मेकिंग भी इंपोज नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। मीन डिस्कस करके आपने जो है वो जॉब रोल डिफाइन करना है, इंपोज नहीं करना। और एम्प्लॉय को एज ए एम्प्लॉय नहीं, एज ए पर्सन कंसीडर करना चाहिए। तो कंसर्न जो है वो क्या होनी चाहिए, एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग। उसके दुखड़े भी सुनने चाहिए कि उससे रिलेशनशिप अच्छे स्टैब्लिश होंगे तो उससे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। ये क्या कहता है, जॉब डिज़ाइन करते वक्त एक बंदे को एक ही काम पे रखना है ताकि एफिशिएंसी स्पेशलाइजेशन अचीव हो सके। डिवीजन ऑफ वर्क होनी चाहिए, कहता है नहीं, टीम अप्रोच होनी चाहिए ताकि किसी को काम करना नहीं भी आता, दूसरों की सपोर्ट से वो सीख जाता है। और डिसीजन इंपोज नहीं करनी चाहिए, थ्रू पार्टिसिपेटिव डिस्कस करते हुए लेने हैं। और क्या करना है, एम्प्लॉय को एज ए एम्प्लॉय नहीं, एज ए पर्सन ट्रीट करना है। जॉब एनरिचमेंट अप्रोच क्या कहती है कि जब भी आप किसी का जॉब डिजाइन करने जा रहे हो तो आपने क्या करना है, जॉब को एनरिच करना है। मीन अलोंग विद वर्क आपने क्या करना है, कोई ना कोई उसे अथॉरिटी देनी है, कोई पावर देना है, कोई रैंक देना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो देनी है।
क्यों? इससे क्या होगा? मोटिवेशन ज़्यादा आएगी। जब रैंक होगा, अथॉरिटी होगी, पावर होगी तो मोटिवेशन ज़्यादा आएगी और उससे प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मीन सिर्फ रोल डिफाइन नहीं करना, साथ उसके कोई रैंक, अथॉरिटी, पोजीशन, पावर भी देनी है। ये क्या है? जॉब एनरिचमेंट में जॉब को एनरिच करना है, लेकिन देखना है एनरिच करते वक्त वाकई ही वो क्या ये अथॉरिटी, पावर के काबिल है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले ट्रेन करना है, अगर अदरवाइज अथॉरिटी, पावर क्या हो जाएगी? मिसयूज हो जाएगी। बीपीआर अप्रोच क्या कहती है कि जब भी आप दूसरों का जॉब डिजाइन करने जा रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए? यूज ऑफ आईटी जो है वो मस्ट होना चाहिए। क्यों? इससे थकावट जो है वो कम होगी। क्यों? मैनुअल में थकावट ज़्यादा होती है। क्यों? कैलकुलेशन वगैरह सब आपको खुद करना पड़ती है, तो इसमें थकावट कम होगी, उससे प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। लोगों का वर्किंग टेन्योर जो है वो भी बढ़ेगा, लोग मोर वर्क कर सकेंगे। यूज ऑफ आईटी होना चाहिए, कंप्यूटराइज सिस्टम होना चाहिए, मैनुअल नहीं। सो जॉब डिज़ाइन क्या है? उसके दो पर्पसेस हैं, उसके कुछ फैक्टर्स हैं और कुछ अप्रोचेज हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, जापानीज मैनेजमेंट अप्रोच, जॉब एनरिचमेंट और बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग मीन यूज ऑफ आईटी। अब एक टॉपिक और कवर करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे होगी? कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप भी करना चाहिए। और कैसे डेवलपमेंट होगी? ऑब्वियसली थ्रू सीपीडी, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट मीन नॉलेज को इन्हांस करना है। कैसे? ट्रेनिंग क्लासेस के थ्रू, कोचिंग क्लासेस के थ्रू, कोई सेमिनार कंडक्ट करके, या किसी तरह से आपने क्या करना है? इनके नॉलेज में नई नई इनोवेशंस, नई नई बातें, इंडस्ट्री में जो कुछ नया आ रहा है वो देनी है। क्यों? जितना नॉलेज अपडेट होगा उतना ही फ़ायदा किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को। इसलिए कॉस्ट किसे बेयर करनी है? ऑर्गेनाइजेशन को। एक कंपनी अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करती है दो अप्रोचेस के थ्रू। एक होती है सिस्टेमैटिक अप्रोच और दूसरी अप्रोच है इंटीग्रेटेड अप्रोच। सिस्टेमैटिक अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है? एक फॉर्मल वे ऑफ ट्रेनिंग है, जबकि इंटीग्रेटेड क्या है? इनफॉर्मल वे ऑफ ट्रेनिंग है। सिस्टमैटिक जो है वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, जबकि ये ड्यूरिंग वर्क ही ट्रेनिंग है। ये नीड की खातिर है, जबकि ये डेवलपमेंट है। मीन अगर आपने देखा एम्प्लॉय के अंदर एक स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है, तो आपने क्या किया? ज़रूरत के अकॉर्डिंगली उस एम्प्लॉय को उठाया यहाँ से और किसी कोचिंग सेंटर में भेजा, जहाँ पे जाकर उसने ट्रेनिंग ली। तो क्या हो गई? ऑफ द जॉब और एक फॉर्मल वे में ट्रेनिंग हो रही है। ये क्या है? सिस्टमैटिक अप्रोच। ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए जब ज़रूरत पड़ी तब आपने क्या किया? उसे उठा के किसी कोचिंग सेंटर में भेजा। ऑफ द जॉब है और फॉर्मल वे है। जबकि इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है कि अच्छी जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती हैं? अपनी इंप्लॉइज को डेवलप करती हैं थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच। कैसे कि इन्होंने एक फाइल बनाई होती है एम्प्लॉय की और उसके अंदर इसकी ट्रेनिंग के सारे रिकॉर्ड का प्लान होता है कि आफ्टर 6 मंथ्स हमें इसके अंदर क्या स्किल्स देखनी है, आफ्टर 1 ईयर क्या देखनी है, आफ्टर 2 ईयर्स क्या देखनी है, और उस प्लान के अकॉर्डिंगली उसको ट्रेन करते रहते हैं। और वो क्या होता है? फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल वे, ऑफ द जॉब नहीं, ड्यूरिंग जॉब, ड्यूरिंग वर्क ही सीनियर क्या करता है? उसके अंदर वो स्किल्स डेवलप करता रहता है। और ये क्या है? नीड की खातिर नहीं है, एक डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंगली आप चाह रहे हो, ताकि फ्यूचर में अगर ऊपर कोई बंदा छोड़ के चला जाए तो नीचे हमारे पास रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। मीन सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू जो आप चाह रहे हो वो क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच। और चूंकि ड्यूरिंग जॉब हो रही है, ऑफ द जॉब नहीं है, तो कैसे होती है? इंटीग्रेटेड अप्रोच के थ्रू
थ्रू अ फ्रेमवर्क का नाम मैं भूल गया, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। मीन ड्यूरिंग द जॉब कैसे होती है? थ्रू कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क क्या है? क्या आपने क्या किया, पहले जो है वो एस्टैब्लिश किया क्या स्किल्स रिक्वायर्ड, कि क्या स्किल्स हमें इस बंदे के अंदर चाहिए हैं, वो आपने एस्टैब्लिश कर ली आने वाले 6 माह में या आने वाले 1 ईयर में। फिर आपने क्या किया, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एस्टैब्लिश किया क्या क्राइटेरिया, किस लिए? फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। मीन क्या चीज़ें हमने आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर इसके अंदर चेक करनी है, क्या टेस्टिंग करनी है, तो वो आपने एक क्राइटेरिया एस्टैब्लिश कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने उस बंदे को भेज दिया किस लिए? एक्चुअल परफॉर्मेंस की तरफ। मीन चल भाई जा, अब तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने डिपार्टमेंट में जो है वो काम कर, मीन परफॉर्म कर। फिर आपने क्या किया, आफ्टर 6 मंथ्स या 1 ईयर आपने क्या किया, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया। और अगर तो उसने अचीव कर लिया है तो फिर आपने क्या किया, कोई करेक्टिव एक्शन लिया और क्या किया, उसको नेक्स्ट क्राइटेरिया के लिए भेज दिया। अगर उसने अचीव नहीं किया तो फिर आपने क्या किया, उसको सेंड कर दिया वापस एक्चुअल परफॉर्मेंस की तरफ। सो ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट 2 तरह से होती है, सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू और इंटीग्रेटेड अप्रोच के थ्रू। सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है कि जब ज़रूरत पड़ी तब आपने एम्प्लॉय को जॉब से उठाया, किसी कोचिंग सेंटर में भेजा, मीन ऑफ द जॉब और फॉर्मल वे में ट्रेनिंग की। जबकि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच के थ्रू चलती हैं, जो क्या है फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल, ऑफ द जॉब नहीं ड्यूरिंग वर्क है, और नीड की खातिर नहीं, ज़रूरत आने से पहले ही आप क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, ताकि कल कोई अपॉर्चुनिटी आए तो हम फौरी कैप्चर कर सकें। जिसमें सीनियर ही ड्यूरिंग वर्क क्या करता रहता है, उसको स्किल्स सिखाता रहता है, जिसमें एक प्लान बना होता है कि क्या क्या स्किल हमने आफ्टर 6 मंथ्स आफ्टर 1 ईयर एम्प्लॉय के अंदर डेवलप करनी है। और इंटीग्रेटेड अप्रोच कैसे चलती है, थ्रू कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। और कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क क्या है कि आपने पहले एक स्किल एम्प्लॉय के अंदर आफ्टर 6 मंथ्स या 1 ईयर क्या चाहिए वो एस्टैब्लिश की। फिर आपने क्राइटेरिया एस्टैब्लिश किया जिसके अगेंस्ट आपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है, मीन क्या टेस्टिंग करनी है हमने आफ्टर 6 मंथ्स, उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए भेजा। और आफ्टर 6 मंथ्स आपने क्या किया, उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की। अगर तो अचीव हो चुकी है तो आपने करेक्टिव एक्शन लेके नेक्स्ट स्किल्स की तरफ ले गए। अगर अचीव नहीं हुई तो फिर आपने क्या किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस फिर इवैल्यूएशन, मीन जब तक अचीव नहीं हो जाता वो यहाँ पे लगा रहेगा, जैसे अचीव होगी तो नेक्स्ट स्किल्स की तरफ चला जाएगा। क्या ख्याल है? सो ये हमारे पास कोई HR का चैप्टर था 26, जहाँ पे हमने ह्यूमन रिसोर्स की इम्पोर्टेंस देख ली, उसके 4 गोल्स देख लिए, जॉब डिज़ाइन का पर्पस, उसके फैक्टर्स, उसकी 4 अप्रोचेस देख ली। इसके अलावा हमने क्या कवर कर लिया जी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सिस्टमैटिक इंटीग्रेटेड अप्रोच और कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। तो ये 26 चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड ही एक और चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 27 लीडरशिप से रिलेटेड। तो देखते हैं ये लीडरशिप क्या है।
जी, लीडरशिप की बात करते हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, लीडर क्या होता है? कुछ लोग समझते हैं कि मैनेजमेंट और लीडरशिप एक ही चीज़ है या मैनेजर्स लीडर होते हैं। तो पहले ये चीज़ को क्लियर करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। कहते हैं जी, मैनेजमेंट क्या है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना। क्या ख्याल है? बिजनेस किसी ऑब्जेक्टिव के लिए है और ऑब्जेक्टिव कैसे मीट होगा? कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने से। क्या ख्याल है? तो एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म करनी है? सबसे पहले हमने क्या करना होता है, उनको प्लान करना होता है कि हमने ये करना है। फिर हमने कौन सी एक्टिविटी किसके थ्रू परफॉर्म करनी है, क्योंकि सारी तो नहीं आपने परफॉर्म करनी ना। तो आप एक चार्ट डिफाइन करते हो, डिपार्टमेंट बनाते हो, लोगों को रोल असाइन करते हो। मीन आपने क्या करते हो, एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हो। फिर आप उन एक्टिविटीज़ की सीक्वेंस टाइमिंग भी सेट करते हो, अरेंजमेंट भी सेट करते हो, जिसे नाम दिया जाता है कि आप कोऑर्डिनेशन भी सेट करते हो। फिर अब आप लोगों को बताते हो, भाई ये काम आपका है, ये आपका है, ये आपका है। मीन क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। और साथ क्या करते हो, आप सिर्फ यहीं तक नहीं रुक जाते, उसके बाद आप कंट्रोल मीन मॉनिटर सुपरवाइज भी करते हो कि भाई जैसे हमने प्लान या कम्युनिकेट किया वैसी चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही। सो मैनेजमेंट क्या है? इज अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड कंट्रोलिंग क्या एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। किस लिए? टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ये क्या है? मैनेजमेंट। जो किसका काम है? मैनेजर्स का काम है। वो कहते हैं लीडरशिप क्या है? कहते हैं जी, लीडरशिप का मतलब है गिविंग लीड टू अदर्स। गिविंग लीड टू अदर्स। वर्ड लीड का मतलब क्या हो गया? गिविंग गाइडेंस या डायरेक्शन टू अदर्स। गिविंग गाइडेंस या डायरेक्शंस टू अदर्स। जब कहते हैं लीडरशिप क्या है? मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ पीपल, टैलेंट, नॉलेज। मीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं, टैलेंट है, नॉलेज है, उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना, ये क्या है? लीडरशिप है। जब कहते हैं लीडरशिप क्या है? सिर्फ मेकिंग बेस्ट, डेवलपिंग पीपल, टैलेंट, नॉलेज इन द ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है? लीडरशिप है। जब कहते हैं लीडरशिप क्या है? इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। किस लिए? टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। मीन कोई स्पेसिफिक टास्क अकम्प्लिश करने के लिए दूसरों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना, ये क्या है? लीडरशिप है। वो कहता है कि ये सारे काम हैं किसके? मैनेजमेंट मीन मैनेजर्स के। लेकिन लीडर का काम क्या है? सिर्फ गाइडेंस, डायरेक्शन देना या इंस्पायर, मोटिवेट करना। तो इसलिए वो कहता है कि सारे के सारे मैनेजर्स लीडर नहीं होते। सिर्फ वो मैनेजर लीडर होते हैं जिनके अंदर लीडरशिप स्किल्स है। और लीडरशिप स्किल्स क्या है? मेनली इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग अदर। जो दूसरों को इंस्पायर, मोटिवेट, इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, जो दूसरों को डेवलप नहीं कर रहे, दूसरों को बेस्ट वे में यूटिलाइज नहीं कर रहे या गाइडेंस, डायरेक्शन नहीं दे रहे, वो कौन है? सिर्फ मैनेजर्स, लीडर नहीं। स्पेशली ये जो कंट्रोल, मॉनिटरिंग, सुपरविजन काम है, ये काम है सुपरवाइजर्स का। तो सुपरवाइजर्स मैनेजर्स तो हैं लेकिन लीडर नहीं है। तो क्या सारे मैनेजर्स लीडर हैं? नो, ओनली दोज मैनेजर्स लीडर हु हैव लीडरशिप स्किल्स। क्या स्किल्स हैं? इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। वेदर ऑल लीडर्स आर मैनेजर्स? यस, बिकॉज लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑल लीडर तो मैनेजर्स हैं, बट ऑल मैनेजर्स लीडर नहीं है। क्यों? लीडरशिप क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट है। जब कहते हैं कि
वो लोग लीडर हैं, वो मैनेजर्स लीडर हैं जो रूटीन से हटके कुछ नया करना बता रहे हैं। जो रूटीन की बनी बनाई चीजों को चला रहे हैं वो मैनेजर्स तो हैं लेकिन लीडर नहीं है। सो लीडरशिप क्या है हमने डिफाइन कर लिया जी, गिविंग लीड टू अदर्स, गाइडेंस डायरेक्शन टू अदर्स, मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ पीपल टैलेंट नॉलेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, या डेवलपिंग पीपल टैलेंट नॉलेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, या इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। कहते हैं कि एक अच्छा लीडर कौन है? कहते हैं कि ऑल नोन प्रॉब्लम सॉल्वर लीडर नहीं है अच्छा। नहीं, सारी प्रॉब्लम का सलूशन उसके पास होना चाहिए, अच्छा लीडर नहीं है। अच्छा लीडर कौन है? जो दूसरों को मोटिवेट इंस्पायर करके प्रॉब्लम का सलूशन निकलवाना जानता है, वो कौन है? अच्छा लीडर है। अथॉरिटी पावर अपने पास रख के सब कुछ मैं ही करूंगा, नहीं, अच्छी लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप क्या है? दूसरों को अथॉरिटी पावर डेलीगेट करते हुए उनसे काम करवाना, ये अच्छी लीडरशिप है। सारे काम खुद करने वाला अच्छा लीडर नहीं है। हर एरिया में खुद स्किल्स हों, मैं ही सारे काम करूंगा, ये अच्छी लीडरशिप नहीं है। क्यों? आप कितने के एरिया को देख लोगे? दूसरों की स्किल्स को यूटिलाइज करना या उनको डेवलप करना, इस काबिल बनाना कि वो चीज़ों को रिजॉल्व करें, ये क्या है? अच्छी लीडरशिप है। या लीडरशिप और मैनेजमेंट को डिफरेंशिएट किया गया। एक राइटर है वॉरेन बैनिस ने क्या किया? डिफरेंशिएट किया। डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। सो मैनेजर्स और लीडर्स की बात करते हैं, क्या है जी? मैनेजर्स और लीडर्स। कहते हैं ये जो मैनेजमेंट होती है इसको नाम दिया जाता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। मैनेजमेंट क्या है? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। वाइल लीडर क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको लीड करना। मीन जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको मैनेज करना, उनको परफॉर्म करना, ये किसका काम है? मैनेजर्स का। जबकि लीडर का काम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल मीन बिग चेंजेस, जो रूटीन नहीं, रूटीन से हट के कुछ नया करना, कुछ बड़ी चेंजेस को मैनेज करना, ये किसका काम है? लीडर का। मीन मैनेजर्स का बनी बनाई चीज़ों को चलाना है, जबकि लीडर का काम क्या है? कुछ नया क्या हो सकता है। कहते हैं ये जो मैनेजर्स होते हैं इनका काम होता है फोकस करना ऑन सिस्टम, जबकि लीडर का काम होता है फोकस ऑन पीपल। मीन लोगों को इंस्पायर मोटिवेट करना, किसका काम है? लीडर का। कहता है मैनेजर्स का काम होता है मेंटेन करना या एडमिनिस्टर करना। किस चीज को? सिस्टम को। जबकि लीडर का काम क्या होता है? ओरिजिनेट करना या डेवलप करना, किसको? सिस्टम को। कहता है मैनेजर जो है वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वाइल लीडर जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। कहता है मैनेजर्स का काम होता है इमिटेट करना। इमिटेशन का क्या मतलब था? इमिटेशन का मतलब क्या था? कॉपी करना। जबकि लीडर का काम क्या होता है? इनोवेट करना, मीन रूटीन से हटके कुछ नया बताना, ये किसका काम है? लीडर का। जबकि बनी बनाई चीज़ों को कॉपी करके चलाते रहना, सिस्टम को फोकस करना, ये किसका काम है? मैनेजर्स का। मीन जो रूटीन से हटके कुछ नया नहीं कर रहा वो मैनेजर्स है, और वो मैनेजर जो रूटीन से हटके कुछ नया भी कर रहा है वो कौन है? लीडर है। मीन ओरिजिनेटर है, इनोवेटिव है, डेवलपर है, रादर देन मेंटेनिंग या एडमिनिस्टर या फिर कॉपी करना। ठीक हो गया। अब कहता है लीडरशिप के ऊपर कुछ थ्योरीज भी हैं।
और कुछ 3 तरह की थ्योरीज हैं लीडरशिप पे। कुछ ट्रेट थ्योरीज हैं, कुछ स्टाइल थ्योरीज हैं और कुछ कॉन्टिजेंसीज थ्योरी है। ट्रेट थ्योरीज, स्टाइल थ्योरीज एंड कॉन्टिजेंसी थ्योरीज। ट्रेट थ्योरीज क्या कहती हैं कि लीडरशिप डिपेंड करती है ऑन ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या है? पर्सनल क्वालिटीज। ऑफ लीडरशिप। और ये पर्सनल क्वालिटीज जो हैं वो इंडिविजुअल के अंदर क्या होती हैं? बाय बॉर्न होती हैं। पैदा होते ही लीडर के अंदर क्वालिटीज होती हैं जिसकी बेस पर वो लीडर बनता है। अगर वो क्वालिटीज हैं तो लीडर बनेगा, नहीं है क्वालिटीज वो लीडर नहीं होगा। ये क्या है? ट्रेट थ्योरीज कि लीडरशिप डिपेंड करती है ऑन सर्टेन ट्रेट्स मीन पर्सनल क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, और ये लीडरशिप क्वालिटीज बाय बॉर्न होती हैं। स्टाइल थ्योरीज कहती हैं कि नहीं, ये लीडरशिप क्वालिटीज बाय बॉर्न नहीं होती, ये थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू स्किल डेवलपमेंट टॉट की जा सकती हैं। क्यों? अगर बाय बॉर्न हो तो फिर तो आगे से हम ये ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट ख़त्म कर देंगे हम, तो इसलिए बाय बॉर्न नहीं होती, टॉट की जा सकती हैं। और लीडरशिप के कुछ स्टाइल होते हैं जिनमें से कुछ स्टाइल अच्छे होते हैं और कुछ स्टाइल बुरे होते हैं, जिसमें हमारे पास कोई 3 डिफरेंट राइटर्स हैं। एक हमारे पास मैकग्रेगर है, एक हमारे पास एशरिज मॉडल है और एक हमारे पास लिकेट की थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर लीडर 2 तरह के होते हैं। लीडर 2 तरह के होते हैं। क्या 2 तरह के होते हैं जी? एक अथॉरिटेरियन लीडर होते हैं और एक पार्टिसिपेटिव लीडर होते हैं। अथॉरिटेरियन लीडर कौन है? वो जो डिसीजन इंपोज कर रहा है बगैर कंसल्ट किए, बगैर डिस्कस किए। और पार्टिसिपेटिव लीडर कौन है? वो जो डिसीजन इंपोज नहीं कर रहा, कंसल्ट, डिस्कस करते हुए, इन्वॉल्व करते हुए डिसीजन ले रहा है। तो कौन सा लीडरशिप स्टाइल अच्छा है? पार्टिसिपेटिव। क्या ख्याल है? एशरीज क्या कहता है? नहीं जी, कुछ 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं। एशरीज के अकॉर्डिंगली कोई 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं। एक है टेल, एक है सेल, एक है कंसल्ट और एक है ज्वाइन। टेल कौन है? इंपोज करने वाला लीडर मीन डिक्टेटर। इंपोज कर रहा है डिसीजन विदाउट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, बस वही काम करना है। सेल कौन है? जो डिसीजन इंपोज कर रहा है लेकिन साथ रीजन और बेनिफिट एक्सप्लेन करते हुए, एक्सप्लेनिंग बेनिफिट्स और रीजन के क्यों मैंने ये डिसीजन लिया है और इसके क्या फायदे हैं, ये एक्सप्लेन करते हुए इंपोज करेगा। ये कौन है? सेल है। कंसल्ट कौन है? पार्टिसिपेटिव, जो दूसरों को इन्वॉल्व कर रहा है इनटू मेकिंग डिसीजन और लीडर सबऑर्डिनेट्स मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। ज्वाइन कौन है? जो फ्री हैंड दे रहा है किसको? सबऑर्डिनेट्स को, कि भाई खुद ही आप मसला आइडेंटिफाई करो, खुद ही उसके सोल्यूशन देखो और खुद ही रिजॉल्व करके डिसीजन लो। नहीं, लीडर कहीं पे इन्वॉल्व है ही नहीं। और अकॉर्डिंग टू एशरिज बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप है कौन सा? कंसल्ट पार्टिसिपेटिव। क्लियर होते हैं ये? अकॉर्डिंग टू लिकेट कोई 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। अथॉरिटेटिव,
ऑटोक्रेटिक, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। अथॉरिटेटिव कौन है? जो डिसीजन इंपोज कर रहा है, बगैर रीजन एक्सप्लेन किए, बगैर बेनिफिट एक्सप्लेन किए। ऑटोक्रेटिक कौन है? जो डिसीजन इंपोज कर रहा है लेकिन बेनिफिट रीजन एक्सप्लेन करते हुए और साथ अलाउ कर रहा है क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी। मीन कोई मसला है तो मुझसे पूछ भी सकते हो, थोड़ा ख्याल करने वाला, डिसीजन इंपोज कर रहा है लेकिन थोड़ा ख्याल करते हुए। कंसल्टेटिव कौन है? जो कंसल्ट कर रहा है बिफोर फाइनलाइजिंग। मीन डिसाइड जो है वो कौन करेगा? लीडर ही करेगा, लेकिन कंसल्ट करेगा। मीन भाई ये मैंने डिसीजन लिया है, ये मसला था, तो आप अपने अपने व्यूज दो और व्यूज के बाद डिसाइड करेगा। और पार्टिसिपेटिव कौन है? जो इन्वॉल्व कर रहा है सबको डिसीजन मेकिंग में कि आओ हम मिलके डिसीजन लें। और बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप कौन सा हुआ इसके अकॉर्डिंगली? पार्टिसिपेटिव। मीन इन्वॉल्व। पहले दो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। क्या ख्याल है? कंसल्ट भी अच्छा है लेकिन वो कहता है जी पार्टिसिपेटिव अच्छा है। मीन इसके अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेटिव अच्छा है, इसके अकॉर्डिंगली कंसल्ट पार्टिसिपेटिव अच्छा है, इसके अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेटिव अच्छा है। कॉन्टीन्यूएंसी थ्योरी क्या कहती है? कि भाई सारे स्टाइल ऑफ लीडरशिप अच्छे हैं। डिपेंड करता है, कॉन्टीन्यूएंसी मीन्स सिचुएशन सर्कमस्टांसिस वे। कि अगर आपके नीचे पढ़े लिखे लोग हैं तो फिर पार्टिसिपेटिव अच्छा है, लेकिन अगर अनपढ़ जाहिल बैठे हैं तो फिर अथॉरिटेरियन अच्छा है। आपने क्विक डिसीजन मेकिंग करनी है तो अथॉरिटेरियन अच्छा है। क्यों? दूसरों को इन्वॉल्व करने से टाइम लगता है ना। हाँ, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो फिर पार्टिसिपेटिव अच्छा है। आप स्टेबल स्टैटिक बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हो तो अथॉरिटेरियन अच्छा है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स चेंजिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हो तो फिर इनोवेशन सबके मिलजुल के आती है तो फिर पार्टिसिपेटिव अच्छा। क्लियर होती है बात? मैकग्रेगर ने बेसिकली दो स्टाइल नहीं बताए, इसने कोई दो थ्योरीज भी हमें बताई हैं। एक बताई है इसने थ्योरी एक्स और एक इसने बताई है थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स उसने बताई आप लोगों की, आप नॉर्मल हो या नॉर्मल हो? नॉर्मल। तो थ्योरी एक्स में मैकग्रेगर कहता है जी कि एक नॉर्मल पर्सन कामचोर होता है, जहां तक पॉसिबल हो काम को अवॉइड करने की कोशिश करता है। डंडा ना हो तो ये काम नहीं करेगा, तो ऐसे लोगों को क्लोजली सुपरवाइज करने की जरूरत है, इनको डायरेक्शन देने की जरूरत है। अगर आप वो नहीं करोगे तो ये काम को अवॉइड करेंगे। तो ऐसे लोगों को आपने कैसे मैनेज करना है? कौन से स्टाइल के थ्रू? अथॉरिटेरियन या पार्टिसिपेटिव? अथॉरिटेरियन स्टाइल, चीजें इंपोज करनी है। थ्योरी वाई में मैकग्रेगर कहता है कि नहीं, कुछ लोग काम को लाइका खेल लेते हैं, इनके अंदर एम्बिशन होता है आगे बढ़ने का, सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, चाहते हैं कि हमें चैलेंजिंग टास्क दिया जाए। क्यों? इससे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे लोगों को मैनेज करने के लिए कौन सा स्टाइल होना चाहिए? पार्टिसिपेटिव। हम कहते हैं कि अगर आपने लेबरर्स को मैनेज करना है इन अ फैक्ट्री एनवायरनमेंट तो फिर आप चलोगे अथॉरिटेरियन। क्यों? वो थ्योरी एक्स वाले होते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल मैनेजर्स को मैनेज करना है, क्यों? प्रोफेशनल मैनेजर्स क्या होते हैं? थ्योरी वाई वाले, जिनके अंदर एम्बिशन होता है आगे बढ़ने का, सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, काम को लाइका खेल लेते हैं। क्यों? नहीं पता है कि हम कुछ शो करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो वो किस पे फॉलो करते हैं? थ्योरी वाई में। तो इनको कैसे मैनेज करना है? थ्रू पार्टिसिपेटिव स्टाइल। क्या ख्याल है? क्लियर होती है बातें? एक लास्ट टॉपिक रह गया और उसके बाद ये लीडरशिप भी हमारा ख़त्म हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस इंट्राप्रेन्योरशिप।
एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि एक एंटरप्राइज मीन एक ऑनर जो है वो बिजनेस को चला रहा है, वही डिसीजन ले रहा है, वही स्ट्रैटेजीज बना रहा है, उसके दिमाग में जो है सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है, तो ये क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। इंट्राप्रेन्योरशिप क्या है कि एक ऑनर नहीं, ऑनर के अलावा नीचे से मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ भी क्या कर रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं बिजनेस इनोवेशन में, बिजनेस चलाने में, बिजनेस मसले रिजॉल्व करने में। और आजकल ज़रूरत है किस चीज़ की? इंट्राप्रेन्योरशिप की, कि आपको एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना चाहिए, क्यों? वहाँ से आपको नए आइडियाज़ मिल सकते हैं, इनोवेशन लाने में हेल्प मिल सकती है, क्यों? आजकल के दौर में सर्वाइव वही बिजनेस करेगा जो इनोवेशन ला रहा है, तो उसके लिए वो नए व्यूज़, नए आइडियाज़ आपको कहाँ से मिल सकते हैं? एम्प्लॉय से भी मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, इंट्राप्रेन्योरशिप पे जाना है। एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना है कि वो भी आपको आइडियाज़ दें, और उसके लिए क्या फॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल होना चाहिए? इनफॉर्मल होना चाहिए। एम्प्लॉय के साथ इनफॉर्मल होना है, एम्प्लॉय के साथ अच्छी कम्युनिकेशन करनी है, एम्प्लॉय को ट्रेन करना, उनके नॉलेज को रिफ्रेश करना है, क्यों? जितना नॉलेज अच्छा होगा उतने आइडियाज़ ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। कोई रिवॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना है कि एम्प्लॉय अगर कोई अच्छी इनोवेशन में हेल्प देता है तो उसे कोई नया रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो वो भी आपने करना है, क्यों? बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए अब आपको एंटरप्रेन्योरशिप पे नहीं, किस पे चलना पड़ेगा? इंट्राप्रेन्योरशिप पे। ये कोई एक लास्ट पेज है 101, 102 पे कुछ बातें हैं, ये प्लीज़ एक दफ़ा रीड कर लेनी है। और उसके बाद HR और लीडरशिप का एरिया हमारा जो है वो हो गया कंप्लीट। पीछे एक फाइनेंस का स्ट्रैटेजी हमारी रह गई है, वो कवर करना है फंक्शन स्ट्रैटेजीज में से, और एक हमारे पास चैप्टर और है वो कवर करेंगे। नोट्स में देखिए क्वेश्चन आपको मिलेगा, नोट्स में एक अच्छा सा क्वेश्चन भी हमें मिलेगा, वो कवर करते हैं। क्वेश्चन का नाम होगा एकेडमिक रिसाइकलिंग कंपनी ARC। एकेडमिक रिसाइकलिंग कंपनी। पेज नंबर क्या? 116। पेज 116। जिनके पास हार्ड कॉपी नोट्स हैं, पेज 116 नीचे हैंड रिटन लिखा होगा जी। एक पार्ट ए है फॉर 15 मार्क्स और एक पार्ट बी है फॉर 10 मार्क्स। पार्ट ए कहता है जी, एनालाइज सुली ट्विन्स लीडरशिप स्टाइल बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर द ट्रेनिंग कोर्स। आपने एनालाइज करना है कि ट्रेनिंग कोर्स से पहले सुली ट्विन्स का लीडरशिप स्टाइल कौन सा था और ट्रेनिंग कोर्स के बाद कौन सा है, एंड एक्सप्लेन व्हाई द चेंज ऑफ लीडरशिप स्टाइल एट ARC वाज अनसक्सेसफुल। और उसने अपना अगर स्टाइल चेंज किया है और वो सक्सेसफुल नहीं निकला तो वो भी आपने बताना है क्यों नहीं निकला। तो आगे क्वेश्चन, 10 years ago Sully Twins formed the academic recycling company ARC to offer a specialized waste recycling service to school and colleges. The company has been very successful and has expanded rapidly. To cope with this expansion, Sully has implemented a tight administrative process for operating and monitoring contracts. This administrative procedure is undertaken by the contract office, who track and collections have been made by the field recycling teams. Sully has a sole responsibility for obtaining and establishing recycling contract, but he leaves the day-to-day responsibility for administering and monitoring the contract to the contract office. He has closely defined what needs to be done for each contract and how this should be monitored. सब कुछ सुली के अंडर कंट्रोल है। I need to do this, he said, because workers in this country are naturally lazy and lack initiative. इन थ्योरी एक्स वाले हैं, तो इसलिए मैं अथॉरिटेरियन स्टाइल पे चल रहा हूँ।
क्या ख्याल है? तो बिफोर ट्रेनिंग कोर्स अथॉरिटेरियन स्टाइल पे चल रहा था। क्यों? वर्कर्स लेजी हैं, थ्योरी एक्स वाले हैं, डायरेक्शन सुपरविजन चाहते हैं, अवॉइड करते हैं वर्क को। सो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज lack initiative. I have found that if you don't tell them exactly what to do and how to do it, then it wouldn't get done properly. Most of the employees working in the contract office like and respect Suli for his business success and ability to take instant decisions, refer a problem to him. Obviously authority इनके बेस पर क्विक डिसीजन मेकिंग भी होती है। Some of ARC employees have complained about his autocratic style. Autocratic mean authoritarian, impose करने वाला, of leadership, but most of these have now left the company to work for other organization. Obviously जो पसंद करते हैं वो रह गए। A few months ago, conscious that he was a self-taught manager, Suli enrolled himself on a week's course with Gap Minding, a training consultancy which actively advocates and promotes a democratic style of management. The course caused Suli to question his previous approach to leadership. It was also the first time for 3 years that Suli had been out of the office during working hours for a prolonged period of time. However, each night while he was attending the course, he had to deal with emails from the contract office listing problem with contracts and asking him what action they should take. दिन में कोर्स अटेंड कर रहा है, रात में बिजनेस के मसले। He became exasperated, गुस्सा में आ गया by his employee inability to take action to resolve these issues. खुद से कुछ कर ही नहीं सकते, निकम्मे। He discussed this problem with his course tutor. They suggested that his employees would be more effective and motivated if their job were enriched. Enrichment क्या था? रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने अथॉरिटी, रैंक, पोजीशन भी देनी है, पावर भी देनी है एम्प्लॉय को। Job were enriched and that they were empowered to make decisions themselves. So on his return from the course, Suli called a staff meeting with the contract office where he announced that from now on, employees would have responsibility for taking control action themselves rather than referring the problem to him. Mean power authority delegate कर दी, भाई खुद से आप मसले आप रिजॉल्व क्या करोगे, आप भी डिसीजन लिया करोगे। Suli in turn was to focus on gaining more contracts and setting them up. However, problems with the new arrangement arose very quickly. Fearful of making mistake and unsure about what they were doing led to employees discussing issues among themselves at length before coming to a tentative decision. Decision making उल्टा slow होना शुरू हो गई। क्यों? डर रहे हैं कि हमसे गलती ना हो जाए। क्यों? पहले कभी डिसीजन लिए नहीं। The operational field recycling team were particularly critical of the new approach. One commented that before we got a clear decision very quickly, now decisions can take several days and appear to lack authority. The new approach also caused tension and stress with the contract office and absenteeism increased. At the next staff meeting, employees in the contract office asked Suli to return to his old management style by वापस आ जा। And job responsibility, we prefer the old Suli trains, हमें पुराना Suli चाहिए ही, they said. The training course has spoiled you, training course ने तेरा दिमाग खराब करके रख दिया। Reluctantly, Suli agreed to their request and so all problem are again referred up to him. फेल हो गया, वापस आ गया अपने अथॉरिटेरियन स्टाइल पे। However, he is unhappy with his return to the previous way of working. He is working longer hours and is concerned about his health. क्यों? सारे मसले इसी ने देखने। Also, he realizes that he has little time for obtaining and planning contracts and this is severely restricting the capacity of the company to expand. So before कौन सा था? अथॉरिटेरियन स्टाइल। मीन सब कुछ खुद ही वो मैनेज कर रहा था, क्विक डिसीजन मेकिंग हो रही थी। क्यों? उसकी जो परसेप्शन थी कि वर्कर्स क्या हैं, लेजी हैं, डायरेक्शन चाहते हैं, मीन थ्योरी एक्स वाले हैं। और आफ्टर
ना कोर्स वो आ गया पार्टिसिपेटिव स्टाइल पे, मीन उसने अथॉरिटी पावर डेलीगेट कर दी, सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व किया, सबऑर्डिनेट्स को इनटू मेकिंग ए डिसीजन। क्या कह रहा है? अब हम हेडिंग देंगे व्हाई ही फेल्स। चेंज किया आपने सिस्टम चेंज किया ना आपने जी। तो क्या 3 स्टेज मॉडल के अकॉर्डिंगली आपने अनफ्रीज किया था? रीज़न बेनिफिट फॉर चेंज आपने बताए, एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज किया, कि करंट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हो उसे डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग क्रिएट की, तो इसलिए एम्प्लॉय ने सपोर्ट नहीं किया और फेल हो गया। क्या ख्याल है? प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज नहीं किया, एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिलेंगे वो नहीं आपने मेनली एक्सप्लेन किया, इसलिए सपोर्ट नहीं मिले। क्या ख्याल है? आपने यहाँ से क्या किया? ड्राइविंग फोर्स को स्ट्रेंथन तो किया लेकिन रिस्ट्रेनिंग फोर्स को वीकर नहीं किया। कोई एजुकेशन होनी चाहिए थी, कोई फैसिलिटेशन होनी चाहिए थी, कोई पार्टिसिपेशन होनी चाहिए थी, तो वो चीज़ें आपने नहीं की। ये जो चेंज करते हैं ना सिस्टम, इसके कुछ चेंज मेथड्स भी हैं। कुछ 3 तरह के चेंज मेथड्स होते हैं। डायरेक्ट चेंज, पैरेलल चेंज और फेज्ड चेंज। डायरेक्ट चेंज क्या है कि 11:59 पे आपने पुराना सिस्टम बंद किया और एग्जैक्ट 12 o'clock आपने नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया। ये क्या है? डायरेक्ट चेंज। पैरेलल चेंज क्या है? क्या आपने कुछ अरसा तक पुराना और नया सिस्टम साथ साथ चलाए और जब इंश्योर हो गया कि नया बिल्कुल ठीक चल रहा है तब आपने पुराना बंद किया। और अच्छी चीज़ क्या है? डायरेक्ट या पैरेलल? पैरेलल। फेज चेंज क्या है? कि आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक ही दफ़ा चेंज करने की बजाय पहले किसी एक ब्रांच, एक डिपार्टमेंट को चेंज किया, वहाँ से लर्न किया, लेसन्स लिए, फिर आप बाकियों की चेंज करने की तरफ गए। अब इसने क्या किया? इसने किया है डायरेक्ट चेंज, जबकि इसको करना क्या चाहिए था? पैरेलल चेंज करना चाहिए था। मीन कुछ टाइम के लिए खुद भी इन्वॉल्व रहना चाहिए था और जब देखता कि एम्प्लॉय वाकई ही इस काबिल हो गए हैं कि वो अथॉरिटी रिटेन कर रहे हैं, खुद से डिसीजन ले रहे हैं, तो फिर सेटिस्फाइड करना चाहिए था। इसने डायरेक्ट चेंज करके गलती किया। दिया जा सकता आंसर? पार्ट बी फॉर 10 मार्क्स। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ जॉब एनरिचमेंट। उसने जॉब एनरिच किया ना, पावर अथॉरिटी भी दे दी, तो जॉब एनरिचमेंट होती क्या बताया जा सकता है? एम्प्लॉय को रो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पावर अथॉरिटी रैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, जिससे मोटिवेशन, कमिटमेंट, लॉयल्टी हाई होती है। क्या ख्याल है? लेकिन देते वक्त आपने क्या देखना है? एम्प्लॉय की स्किल्स के हैं तो फिर आपने एनरिच करना है जॉब को, एम्प्लॉय की विलिंगनेस है तो एनरिच करना है जॉब को, वरना नहीं। एंड इवैल्यूएट इट्स पोटेंशियल एप्लीकेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस एट ARC। और उसने क्या किया? उनको स्किल देखे बिना, उनके अंदर वो कॉम्पिटेंस देखे बिना और खुद डायरेक्टली आपने जो है वो जॉब को एनरिच कर दिया। बल्कि इसे क्या करना चाहिए था? पहले उन्हें ट्रेन करना चाहिए था, खुद इन्वॉल्व हो के बीच में, जब वो ट्रेन हो जाते फिर जॉब एनरिच करनी चाहिए थी। या डिस्कस करना चाहिए था एम्प्लॉय से कौन अथॉरिटी पावर लेना चाहता है और कौन नहीं लेना चाहता, और जो अभी विलिंग थे अभी सिर्फ उनकी जॉब को एनरिच करना चाहिए था, बाकियों को नहीं करना चाहिए था। और वैसे भी अगर कोई स्किल्स लैक कर रही थी मैनेजमेंट की, तो आपको कोई रिक्रूट भी करने चाहिए थे मैनेजर स्किल्ड लोग, फिर जाके इस तरफ जॉब एनरिचमेंट की तरफ जाना चाहिए था। विदाउट स्किल्स, विदाउट एक्सपीरियंस अगर एनरिच करोगे तो वो फिर मिस यूज ही होगी, लाइक इन ARC। क्या कहना? एक बड़ा अच्छा आंसर बैक पे दिया गया, उसे प्लीज़ एक दफ़ा रीड करके हाथ से अटेम्प्ट कर लेना है। होपफुली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ।